हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सीयूईटी की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज सीयूईटी के लिए हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्लक्स वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट और सीयूईटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट का ब्रशअप कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इस पर मेनली हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स ही मेनली आते हैं, ठीक है बच्चों। सो ठीक है बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। यानी किसी भी गिवन सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती हैं, इससे आपको फ्लक्स का पता चलता है, ठीक है। और फ्लक्स के अगर मैं फॉर्मूले की बात कर दूं, तो फ्लक्स का हमारा जो फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अगर हम फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करते तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और बेसिकली फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। और क्योंकि फ्लक्स जो है वो बेसिकली दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फ्लक्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। बाकी अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात कर दूं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या था आपका, ई ए कॉस थीटा। थीटा का मतलब है ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलाम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये तब है जब हमारा जो बॉडी है वो कोई प्लेन सरफेस है। बट अगर बॉडी हमारा प्लेन सरफेस ना हो, यानी कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी हो, तो इरेगुलर शेप्ड बॉडी के केस में क्या होता है कि आपका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे अलग अलग है। क्योंकि देखो फील्ड का डायरेक्शन भले ही सेम हो, जैसे अगर बात करता हूँ कि मान लेता हूँ ये मेरा कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और सपोज दैट आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसी सी हैं, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि सरफेस से पास कर रही हैं, ठीक है। तो भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बट एरिया वेक्टर के अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे मान लेता हूँ कि ये जो मेरा मुट्ठी है ये आपका एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ये आएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा, और यहाँ देखोगे तो ये आएगा। यानी हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। और अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर जाएगा तो उन दोनों के बीच का एंगल भी चेंज ही कर जाएगा। तो इसलिए हम पूरी बॉडी का फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाल देते हैं। तो जैसे हम मैं बात करता हूँ कि ये मेरा ई वेक्टर का डायरेक्शन था, ठीक है। तो ये मेरे ई वेक्टर का डायरेक्शन था और यहाँ मैंने ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और सपोज दैट ये जो एरिया है ये आपका डी एस है। और एरिया वेक्टर के बारे में एक चीज़ समझ जाइए आप लोग कि अगर कोई भी 2D बॉडी है, कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, कोई प्लेन सरफेस है, तो उसके केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फील्ड लाइंस के अलॉन्ग होगा, यानी जिधर फील्ड लाइन जाएंगी एरिया वेक्टर भी आपका उधर ही होगा। बट अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ होगा, ठीक है। बस इतना बात समझ लीजिए। तो अगर ये कोई क्लोज्ड फिगर है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका डी एस वैक्टर हो गया और ये आपका ई वेक्टर हो गया, और मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आया वो आ गया डी फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ठीक है। ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आ गया। अब अगर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लिया तो उसे इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो आएगा आपका फाई, वो कैसे आएगा, तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आया था इसी का क्लोज इंटीग्रल करके, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर
डॉट ds वेक्टर। तो ये हमारा फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो बेसिकली हमारा फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और दूसरा हो गया फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपका एक प्लेन सरफेस के लिए है, ये फॉर्मूला जो है ये आपका किसी भी प्लेन सरफेस के लिए है, और ये फॉर्मूला जो है ये तब है जब कोई बॉडी इरेगुलर शेप्ड हो, जहां पूरी बॉडी का फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल पाते हो। तो फ्लक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम गॉसेस थ्योरम के नाम से जानते हैं, जो कि क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे आपके एग्जाम में। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। जैसे मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q बटे में ε0। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको फ्लक्स देखना हो तो हमेशा बॉडी के अंदर जो चार्ज रखा है उसी को देखना है आपको। अगर मान लिया बॉडी के बाहर एक चार्ज रख दिया जाता Q2, इधर एक चार्ज रख दिया जाता Q3, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आता वो सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ज की वजह से होता, बाहर की तरफ जो चार्ज रखा उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली फ्लक्स को लेकर एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, फाई इज इक्वल टू Q बाय ε0। तो एक तो फॉर्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू Q बाय ε0, और दूसरा फॉर्मूला जो आ गया फ्लक्स का आपका जो आपने पहले निकाला था वो तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो दोनों फॉर्मूलों से मिल तो आपको फ्लक्स ही रहा है ना, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इज इक्वल टू Q बटे में ε0। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जिस पे आज का पूरा वीडियो बेस्ड है। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सभी के सभी न्यूमेरिकल ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेसिक सा कंसेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर तो है ही यहाँ पे, खैर। ठीक है, सो बच्चों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। ओके, तो यानी कि एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो a/2 डिस्टेंस पे डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सेंटर के डायरेक्टली अबव रखा है a/2 डिस्टेंस पे। तो सपोज दैट कि ये आपका एक स्क्वायर शेप्ड बॉडी है जिसकी हर एक साइड की लंबाई जो है वो a दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका सेंटर ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा, तो इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये a/2 हो गया, तो इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे हमारा कुछ चार्ज रखा हुआ है Q, और बोल रहा है कि इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताइए कितना है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको फ्लक्स पूछा जा रहा है तो फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास एक गॉसेस थ्योरम था, लेकिन गॉसेस थ्योरम जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडी के लिए वैलिड था, जबकि ये बॉडी जो है क्लोज्ड नहीं है, एक ओपन बॉडी है। तो हमें पहले यहाँ पर एक क्लोज्ड बॉडी इमेजिन करना पड़ेगा। तो गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो आप क्लोज्ड बॉडी इमेजिन क्या करते थे उसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते थे। ठीक है, और गॉसियन सरफेस की भी अपनी कुछ कंडीशन थी। पहला कंडीशन क्या था कि जो बॉडी है वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, बॉडी जो है चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि अगर ये चार्ज यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है
तो जो बॉडी होना चाहिए वो उस बॉडी के मतलब ये जो चार्ज है बेसिकली उस बॉडी के सेंटर पे होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं इस चार्ज की बॉडी सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो एक बार सोच के देखो कि अगर कोई क्यूबिकल बॉडी होती तो क्यूबिकल बॉडी में क्या होता, हर एक साइड का लंबाई बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी क्यूबिकल बॉडी है तो उसके जितने भी फेसेस होंगे वो सभी के सभी फेसेस स्क्वायर शेप्ड होंगे, ठीक है। और अगर उस क्यूबिकल बॉडी के आप सेंटर पे जाओगे, अगर आप एक क्यूबिकल बॉडी देखो और आप उसके सेंटर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो सेंटर है वो सभी फेसेस से a/2 दूरी पे है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो आपका पहला काम है कि आप यहां पर एक क्यूबिकल बॉडी इमेजिन कर लो, क्योंकि अगर आपने क्यूबिकल बॉडी इमेजिन कर लिया तो ये जो चार्ज है इस चार्ज के अबाउट वो बॉडी सिमेट्रिक होगी, और वो जो क्यूबिकल बॉडी उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो आपको पता है कि एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, तो एक तो चारों साइड हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस होते हैं। तो अगर 6 फेसेस के थ्रू फ्लक्स जो आ रहा है आपका वो है आपका Q/ε0, क्योंकि भाई वो जो आपका गॉसियन क्यूब आपने इमेजिन किया उसके अंदर चार्ज तो Q ही रहेगा ना, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया Q/ε0। तो ये जो फ्लक्स आई है क्यूबिकल बॉडी के लिए आया है। क्या हमें क्यूबिकल बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकालना था? नहीं, हमें तो स्क्वायर शेप्ड बॉडी के लिए फ्लक्स निकालना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्यूब में 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो आप कह सकते हो क्योंकि अ क्यूब consists of 6 स्क्वायर्स, क्योंकि क्यूब में 6 स्क्वायर्स होते हैं, इसलिए फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर, इसलिए कि स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो क्यूब वाले फ्लक्स का 1/6 टाइम होगा। और क्यूब वाला जो हमारा फ्लक्स निकल के आया था वो था कितना, तो फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यूब वाला फ्लक्स मेरा यही था ना, तो इसके आगे बस 1/6 कर दो, तो 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बटे में ε0। एक बार चेक कीजिए क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शंस में? हाँ, ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो Q/6 ε0 आएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और सीबीएसई का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा खुद से। चलिए ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको एक बार देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट का पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अदरवाइज वीडियो देखते रह जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो फ्लक्स किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो द नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या जो फ्लक्स है वो उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस पे और मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो हाँ भाई ऐसा ही तो है आपका, आप लोगों ने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था ना, तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता था कि phi = Q/ε0। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, दूसरा मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ क्या लिख रहा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड एट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक बैठ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। ओके, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बार सोचिए, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर है आपका। आई होप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, अभी मैंने वीडियो में ही डिस्कस किया था आपके साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपको एसआई यूनिट चाहिए तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। तो फ्लक्स का आपका जो बेसिक फॉर्मूला था तो फ्लक्स का आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो था phi = E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को हम लोग E A cos थीटा लिख देते थे। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलाम। एरिया का एसआई यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, बाकी ये एंगल है तो इसका कोई एसआई यूनिट होगा नहीं, ठीक है। ओके, तो इसको हटा देते हैं, ओवरऑल कहानी इस पर ही बनेगी। तो यहाँ से आपका एसआई यूनिट क्या निकल के आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हमारा इसका एसआई यूनिट आ गया, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप इसे कर सकते हैं। अब इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through the faces of the cube with side of length small a if a charge small q is placed at corner a of the cube each। यानी कि आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है क्यूब के किसी भी फेस के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पर हर एक फेस की जो लंबाई है वो l दे रखा है और कह रहा है जो चार्ज है वो उसके कॉर्नर पे प्लेस्ड है। चार्ज जो है वो क्यूबिकल बॉडी के कॉर्नर पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन बात है वो यही है। तो अगर आप किसी भी क्यूबिकल बॉडी को देखते हैं तो ये आपका क्यूबिकल बॉडी है। अब अगर आप इसके किसी कॉर्नर पे कोई चार्ज रख दोगे, ठीक है, तो ये जो चार्ज है, सोचो इस चार्ज को अगर आपको पूरा कवर्ड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे कितने क्यूब्स लगेंगे। तो अगर आप इसको पूरा कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 4 क्यूब तो ऊपर की तरफ लगेंगे साइड बाय साइड ऐसे, और 4 क्यूब आपको नीचे की तरफ लगेंगे। तो 8 क्यूब जब आप लगाओगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका स्फेयर है या जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो पूरा कवर्ड हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल क्यूब के कॉर्नर पे है तो उस क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आया, तो बेसिकली उस चार्ज को कवर करने के लिए आपको क्यूब्स कितने लगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लगे, तो 8 क्यूब्स लगेंगे, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, तब जाके वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो पूरी तरह से कवर्ड हो पाएगा। तो हर एक के हिस्से में जो आएगा वो 1/8 आएगा, ठीक है, यानी 8 हिस्से बटे तो 1/8 हुआ। तो इसी वजह से अगर सोचो पूरा चार्ज्ड पार्टिकल एक ही क्यूब में आ जाता तो फॉर्मूला होता phi = q/ε0, लेकिन यहाँ पर पूरा एक के हिस्से में थोड़ा ना, एक के हिस्से में तो सिर्फ 1/8 पोर्शन आया है, तो यहाँ जो फ्लक्स हो जाएगा ये 1/8 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? तो बच्चों बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे ए और सी, तो दोनों ही ऑप्शन सेम नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो कुछ क्लैरिकल मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको सही कर लीजिए। कोई भी एक ऑप्शन जो होगा उसे आप q/8ε0 कर लीजिएगा, q/8ε0। तो अगर आपने ये इस ऑप्शन सी पे लिख दिया तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर खेल सारा क्वेश्चंस का ही है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके जाओगे आपका जो सक्सेस रेट है वो उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको CUET के थ्रू अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 12th में न्यूमेरिकल नहीं करे तो भाई अब कर लो, करने तो पड़ेंगे, देखो बगैर न्यूमेरिकल्स की गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पासेस थ्रू अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर जो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, जो कि क्यूबॉइड के थ्रू पास कर रहा है, जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा L बड़ा है B से और सबसे छोटा H है, यानी सबसे लॉन्गर साइड जो है वो L है, ठीक है। इन सच अ मैनर दैट फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड इज मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर जो वायर रखा है वो कुछ इस तरीके से रखा है कि इस क्यूबॉइड के थ्रू जो आपका फ्लक्स आ जाए वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। ओके, तो पहले तो इस तरीके से रखा गया कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, फिर उसके बाद इसने क्या कहा, द पोजिशन ऑफ द वायर इज नाउ चेंज्ड। अब इसने वायर की पोजीशन को चेंज कर दिया है, सो दैट द फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड इज मिनिमम। इस तरीके से कि अब आपका जो फ्लक्स हो जाए क्यूबॉइड के थ्रू वो मिनिमम हो जाए, यानी पहले आपका फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए था, अब की बार आपने क्यूब इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को रखा है कि फ्लक्स आपका मिनिमम हो गया। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स टू द मिनिमम फ्लक्स विल बी, तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा वही आपको देखना है, यानी आपको फाई मैक्स और फाई मिन निकालना है कि भाई आपका फाई मैक्स क्या होगा और आपका फाई मिन क्या होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का रेशियो देखना था। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि कोई क्यूबॉइड है और उसके अंदर एक वायर है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है, और बोल रहा है कि उसमें मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है, मिनिमम फ्लक्स कितना हो सकता है। और ये मैक्सिमम मिनिमम जो है ये वायर की पोजीशनिंग पर डिपेंड कर रहा है कि आपने वायर को क्यूबॉइड के अंदर रखा कैसे है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
तो Q इज इक्वल टू लेमडा एल, भाई Q निकालना है, L को इधर भेज दिया, तो Q इज इक्वल टू लेमडा एल। अब आप सोचो लेमडा तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ कवर्ड होगी क्यूबॉइड के अंदर उतना ज़्यादा चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा ना, और जितना ज़्यादा चार्ज एनक्लोज्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जितना ज़्यादा चार्ज एनक्लोज्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लक्स मैक्सिमम हो, तो उसके लिए वायर का जो ज़्यादातर लेंथ है वो उस क्यूबॉइड के अंदर होना चाहिए, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लक्स मिनिमम हो, तो उसके लिए वायर का जो लेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए। तो वायर का लेंथ मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकता है, आप कैसे रख सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर, बस इतने पे ही आपको फोकस करना है। तो सोच के देखो कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो वो कौन सी हो सकती है, तो वो उस क्यूबॉइड का डायगोनल होगा हमेशा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली अपने कमरे में देखना जाके, जिस भी कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो, बस खुले आसमान के नीचे नहीं पढ़ना है, कमरे में बैठ के पढ़ना है। ठीक है, तो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे में सोचना जो सबसे लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो वो कौन सी हो सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोई लाइन डायगनली खींच रहे हो कमरे के अंदर तो वो सबसे लंबा होगा। ठीक है, और किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल बेसिकली वो लेंथ है जो मैक्सिमम है। तो अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसके लिए आपका चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए था, और चार्ज मैक्सिमम कब हो सकता है, तो जो आपका लेंथ मैक्सिमम हो, तो Q इज इक्वल टू लेमडा इनटू में L, L का मतलब मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ तो यही है ना, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम फ्लक्स निकाल दिया। अब सोचो अगर मुझे मिनिमम फ्लक्स चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो फाई मिन, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो आपका चार्ज मिनिमम। अब उस क्यूबॉइड के अंदर मिनिमम चार्ज कब होगा, तो जब उस क्यूबॉइड के अंदर वायर का लेंथ मिनिमम हो जाए। अब सोचो वायर का लेंथ मिनिमम कब हो सकता है, तो जब आप उस क्यूबॉइड की जो सबसे छोटी वाली साइड है उसके पैरेलली खड़ा कर दो। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी साइड है वो h है, तो अगर आपने वायर को ऐसे हाइट के अलोंग खड़ा कर दिया तो वायर का उस वक्त जो लेंथ आएगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको मिनिमम चार्ज देखना है तो Q इज इक्वल टू क्या था, लेमडा इंटू एल, तो लेमडा और एल का मतलब सबसे छोटी वाली हाइट, तो सबसे छोटी वाली जो साइड की लंबाई है वो h है, तो यहाँ पे लेमडा इंटू एच आ जाएगा बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका मिनिमम फ्लक्स आ गया। अब आपको रेशो चाहिए था तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो सोचो जैसे ही आप डिवाइड मारोगे लेमडा से लेमडा कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो लेमडा मैक्स बटे में लेमडा मिन। अगर आप देखेंगे तो सोचो, तो एक बार सोच के देखो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो लेमडा से आपका लेमडा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना ही। और आपको ये पता है कि जब 5x ऊपर लिखा था तो ये भी ऊपर लिखा हुआ था, तो अगर यहाँ 5x ऊपर में है तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बटे में 5 मिन क्या है आपका h, तो यहाँ पे आ जाएगा h। तो ये हमारा बेसिकली आंसर आएगा। एक बार चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा हो। हाँ, ऑप्शन बी, अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको दिमाग खोल के चलना पड़ेगा। ठीक है, तरीके से समझना पड़ेगा चीज़ों को। आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएंगी चीज़ें। ऐसा कोई CUT का एग्ज़ाम बहुत हुआ नहीं है, ठीक है ना, बस भरोसा रखिए खुद पे। और अगर आपका CUT भी नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ और निकलेगा, लेकिन करिए, मेहनत कीजिए कम से कम। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सही से कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा।
एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट n1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड स्मॉल a। यानी कि यहाँ पर आपको कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस क्यूबिकल बॉडी के थ्रू आपको बता रखा है कि आपके पास एक इमेजिनरी क्यूब है जिसकी हर एक साइड की लंबाई a है और उससे n1 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और वो जो आपका क्यूबिकल बॉडी है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो 2q है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लेट n2 बी द करस्पॉन्डिंग नंबर फॉर एन इमेजिनरी स्फीयर। इस बार पहली बार में उसने एक क्यूबिकल बॉडी लिया था, इस बार वो एक स्फेरिकल बॉडी ले रहा है। ठीक है, इस बार उसने क्या किया, स्फेरिकल बॉडी ले लिया जिसका रेडियस उसने ले लिया कि स्मॉल a है, और कह रहा है उससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है वो n2 है, और इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो 3q है। अब कह रहा है कि n1 और n2 का रेशो बताओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशो बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन था वो था क्या। तो बेसिक डेफिनेशन कहता था कि भाई किसी बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो उस बॉडी से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी किसी बॉडी से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती हैं यानी वहाँ पे फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसने मुझसे बोला है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशो बताओ, यानी इसने मुझसे बोला है कि फ्लक्स का रेशो बताओ कि फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अब यानी कि अगर मुझे नंबर आना है इसका मतलब मुझे फ्लक्स का रेशो बताना है कि दोनों बॉडीज के थ्रू फ्लक्स का क्या रेशो होगा। ओके, अब कुछ बच्चे यहाँ पर इस बात को लेकर बड़े परेशान होंगे कि यार ये जो बॉडी है ये आपका एक क्यूबिकल बॉडी है और ये आपका एक स्फेरिकल बॉडी है, इन दोनों के थ्रू फ्लक्स का मैं रेशो कैसे निकालूं, यानी इनके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालूं बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है। बॉडी के शेप और साइज से फ्लक्स को कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोगों ने गॉसेस थ्योरम पढ़ा होगा। गॉसेस थ्योरम आपसे क्या कहता था कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, इसके अलावा फ्लक्स का किसी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये जो बातें लिखी गई कि यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी और यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉडी, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, फंसाने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल आपको फ्लक्स का रेशो निकालना है और फ्लक्स आपका चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज आपको दोनों बॉडीज़ के लिए दे रखा है। तो पहली बॉडी के थ्रू अगर आप फ्लक्स देखने लग जाएं तो φ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो पहली बॉडी के अंदर जो चार्ज एनक्लोज था वो आपका 2q था, तो यहाँ आ जाएगा 2q बटे में एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बॉडी के थ्रू अगर मैं फ्लक्स की बात कर दूँ तो दूसरी बॉडी के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है वो 3q है, तो यहाँ आ जाएगा 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो अगर आपको फ्लक्स का रेशो निकालना है तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। तो अगर आप φ1 बटे φ2 करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, तो देखो अगर आप डिवाइड करने बैठोगे तो आपको पता है कि इस q से ये q कट जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या 2 और 3। और आपको पता है फ्लक्स जब ऊपर था तो 2 भी ऊपर लिखा हुआ था, तो अगर φ1 ऊपर लिखा है तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा और φ2 नीचे लिखा है तो 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से φ1 बटे φ2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। एक बार चेक कर लो क्या ऐसा कोई आंसर आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है। हाँ भाई हाँ, ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका वो सही आंसर है। सो बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको कैसे फंसा रहे हैं। ठीक है कुछ नहीं, बस बातें बहुत लंबी लंबी बनाई जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन को डिजाइन करने वाले लोग हैं हमारे नेताओं से इंस्पायर्ड हैं, करना कुछ नहीं बताना दुनिया भर का। ठीक है बच्चों, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा इसमें। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे ब्लैक एंड वाइट दुनिया। सोचो कलर से अगर एकदम से हम ब्लैक एंड वाइट में आ जाते तो कैसा लगता, तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आती। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया डी ए वेक्टर इज गिवन बाय, यानी आपको फील्ड वेक्टर भी यहाँ दे रखा है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर दे रखा है, और बोल रहा है कि फ्लक्स बताइए क्या है। तो बेसिकली आपसे फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बहुत सारे विद्वान हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले भी याद नहीं होते। तो कई बार सोचो एग्जाम में टीचर चाहता है कि आपको नंबर मिले, लेकिन आप ऐसे ढीठ बालक हैं कि आप नंबर लेना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। सो फ्लक्स का जिसको बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर होता है या फिर डी एस वैक्टर। तो ये हमारा फ्लक्स का बेसिक सा फॉर्मूला था जो हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। तो देखो यहाँ पे ई वैक्टर और डॉट डी ए वैक्टर की जगह क्रॉस वैक्टर दे रखा है, बटे में एप्सिलॉन नॉट लगा रखा है। तो जो जो आप पॉसिबिलिटी है गलत होने की वो सारी और यहाँ पे दे रखी होती है। ठीक है, एमसीक्यूज का यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर आप अगर गलत भी सॉल्व कर रहे हो तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा और आप फुल कॉन्फिडेंस से बाहर निकलोगे कि भाई मेरे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर गए। क्यों? क्योंकि वो जो पेपर बनाने वाला टीचर है उसे पता है कि आप कहाँ गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे और उसके हिसाब से क्या आपका आंसर आएगा। तो वही आंसर आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। तो कई बार अपना पोपट हो जाता है। ठीक है बेटो, तो ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा क्योंकि आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलाम। यानी एक रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलाम। वह कह रहा है 50 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो जहाँ फील्ड इंटेंसिटी आपका 5 न्यूटन पर कूलाम है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है यूनिट एरिया से वो कितनी है, तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं। ओके, अब कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम विल बी। यानी अगर कहीं पर सपोज दैट देखो आपको कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 5 न्यूटन पर कूलम है तो वहाँ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली पास कर रही है यूनिट एरिया से, तो 50। तो सोचो अगर आपकी फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम की जगह 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएंगी तो सोचो वहाँ यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो आपको सीधा सा कंसेप्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। यानी फील्ड लाइंस जहाँ जितनी पास पास होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर हैं इसका मतलब यूनिट एरिया से कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यानी कि वहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करती हैं कि यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो यूनिट एरिया से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये जो हम बात कर रहे हैं ये यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। तो फॉर यूनिट एरिया, अगर हम यूनिट एरिया के लिए बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली होता है कि यूनिट एरिया से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी वहाँ पे फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो सोचो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम था तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी और अभी 20 कर दिया तो कितनी होंगी, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने 4 गुना कर दिया 5 से 20 तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी तो 4 गुना हो जाएंगी। तो 50 का 4 गुना कितना होगा, तो 200। यानी यहाँ पे 200 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो क्या ऑप्शन में है, हाँ भाई है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना चाहिए पढ़ाई में। बाकी जगह तो करता ही आपका दिमाग काम, मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई में दिमाग काम करना चाहिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं। चलिए आपको जीवन एक और मौका दे रहा है अगला क्वेश्चन करने का। हम देखेंगे कि आप अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं। तो अभी तक तो ये सारे क्वेश्चन थे, अब असर्शन रीजन आ गया आपके लिए। देखिए असर्शन रीजन में देखते हैं कि क्या है। बाकी असर्शन रीजन्स का आपको नॉलेज तो होगा ही। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक होते हैं, ठीक है ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन ए होता है। अगर असर्शन और रीजन सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी। अगर असर्शन गलत है, सॉरी असर्शन सही है रीजन गलत है तो ऑप्शन सी टिक करना है आपको। और अगर आपका असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको टिक करने हैं। तो यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन पढ़ना है और सोचना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है नहीं है। अगर सही है तो क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 4 5 बातें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। तो पहले असर्शन कह क्या रहा है, तो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन अ नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था कि किसी भी गिवन सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है। तो यहाँ पर भी वो वही कह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो किसी भी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती है, इसी से तो आपको फ्लक्स का पता चलता था। यानी जो स्टेटमेंट है, यानी जो असर्शन है, वो बिल्कुल सही है। रीजन चेक करते हैं, रीजन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? आप में से कुछ लोगों को फॉर्मूला याद आ रहे होंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी वेक्टर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी मिल सकता है। अगर दो वेक्टर्स का आपने मल्टीप्लिकेशन किया और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको वेक्टर क्वांटिटी मिला, तो उसे आप वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो। और अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिला है, तो उससे आप स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट बोले तो स्केलर प्रोडक्ट, यानी इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्केलर है। यानी आपका फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। तो अगर रीजन गलत हो गया और असर्शन सही है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही बैठेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ओके, अब आपका जीवन आपको एक और मौका देगा अगला क्वेश्चन करने का। देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो ड्यू टू चार्ज विच इज लाइंग आउटसाइड इट। तो बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, अगर चार्ज उसके बाहर है, आउटसाइड द सरफेस है, तो क्या उसकी वजह से कोई फ्लक्स होगा? नहीं। जैसे मान लिया ये आपका कोई क्लोज्ड सरफेस है और कोई चार्ज इसके बाहर रखा हुआ है। ठीक है, कोई चार्ज है जो कि इसके बाहर है। तो भाई अगर बॉडी के बाहर चार्ज रखा है तो उसकी वजह से थोड़े ना फ्लक्स होता था। फ्लक्स जो होता था वो बॉडी के अंदर जो चार्ज रखा था उसकी वजह से होता था। तो अगर इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स होगा ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो चार्ज है वो बॉडी के बाहर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स आएगा वो हमेशा जीरो होगा। तो आपका असर्शन बिल्कुल सही है। एक बार रीजन और चेक कर लेते हैं कि रीजन सही है या नहीं है। तो रीजन क्या कह रहा है कि गॉसेस लॉ गिव्स टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस फॉर अ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो गॉसेस लॉ जो है वो टोटल फ्लक्स जो देता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वजह से होता है। तो बिल्कुल सच बात है, गॉसेस लॉ ने हमें यही तो बोला था कि किसी बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो बॉडी के अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 होगा। तो बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा फ्लक्स उसी की वजह से होता है। तो ये आपका जो रीजन है ये भी सही है। और ये जो मैं चेक कर पाई ये सही है या नहीं है, वो इसी फॉर्मूले के आधार पे तो चेक कर पा रहा था। यानी यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। सो बच्चों, आज हमने गॉसेस लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, अभी आपको घर पे जाके और क्वेश्चंस ट्राई, हालांकि आप घर पे ही होंगे, बट मतलब कहने का ये है कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आपका सक्सेस रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको उतना ही बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है CUET के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आज हमने अपना जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वो कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। और अगर आपने अभी 2 वीडियोस नहीं देखे इससे पहले वाले, तो जाकर देख लीजिए, हमारा चैनल है एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स के नाम पे। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, CUET के आपके सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए और मस्त ज़िंदगी जीजिए। ठीक है बच्चों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।